सर हमें एक ट्यूमर के बारे में बताइए कि ये ट्यूमर क्या चीज़ है। देखो ट्यूमर ट्यूमर जो है ना, ट्यूमर ये भी सेम मैंने जो बोला था, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यही ट्यूमर है। लेकिन ट्यूमर का दो प्रकार होते हैं। वन इज़ बिनाइन, मतलब नॉन कैंसरस होगा। एक एक जो ट्यूमर कैंसर होता है दैट इज़ कॉल्ड कैंसर, हम लोग जो कैंसर कह रहे हैं। अब जो जितने भी अभी हम लोगों ने बातें की ना, वो कैंसर ट्यूमर के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अभी जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, दो प्रकार से लोग कहते हैं कि ट्यूमर होना ना, आइडेंटिफाई करेंगे कि कैंसर है नॉन कैंसर है। हाँ वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में बताऊंगा। अगर एनी ग्रोथ होता है मास ना, ट्यूमर एक सॉलिड मास है जो एबनॉर्मल सेल्स से बनता है वो ना। तो दो प्रकार का एक होता है, एक कैंसरस ट्यूमर ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक है नॉन मैलिग्नेंट, दैट इज बिनाइन। तो अगर पेशेंट को कोई अगर लगता है आप में एक स्वेलिंग है, यहाँ पे सॉलिड स्वेलिंग, यहाँ पे कहीं भी, आप क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। इन्वेस्टिगेशन बहुत होता है, फाइनल बायोप्सी हम लोग टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है ये कैंसर है नॉन कैंसर है, ठीक है। और बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन है, वो तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आप जैसे कि कभी कभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे एक स्वेलिंग है, कलेक्शन ऑफ पेट्स, ठीक है, वो भी बिनाइन ये ट्यूमर है, नॉन कैंसर है। तो आपको लगेगा कि अरे हमको क्या हो गया, कुछ होगा, कैंसर है क्या, है ना। तो टेस्ट किया तो देखा है तो ट्यूमर है, लेकिन दैट इज़ नॉन कैंसर है। तो देखा है तो पेट्स बहुत जमा है। तो ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ट्यूमर जनरल था, हम पब्लिक जब ट्यूमर कहते डायरेक्ट कैंसर अलमान मुदा दो ना, ऐसा नहीं होना। ट्यूमर भी दो प्रकार के। अच्छा सर, मैं उसके बाद ये जानना चाहूँगा कि आपने ओबेसिटी का बारे आपने बताया कि, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ यस, फिटनेस ऐसे है, आप एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब आपको फिटनेस को बढ़ाता है, राइट। तो क्या होता है कि आप जब योगा एक्सरसाइज करते हैं, अपने फिटनेस को बढ़ाते हैं आप, तो क्या होता है कि बदन का जो है ना, आप सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनिए, इम्यूनिटी जो होता है ना, इम्यूनिटी माने आपका बॉडी का जो फाइटिंग करने की शक्ति। आप कोई बीमार कैंसर सेल को भी ये मार देता है इम्यूनिटी, है जो अगर मेडिकल ये जो प्रोफेशन में योगा को आप बढ़ावा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं देंगे। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। योगा और एक्सरसाइज भी, आप जो जिम जाते हैं और आप वॉकिंग करते, रनिंग करते, जो फिटनेस के लिए, वो भी ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है कि आप जब एक्सरसाइज करते, कोई एक्सरसाइज करता है, तो आपका बॉडी का जो है ना इम्यूनिटी माने बॉडी का बॉडी की शक्ति, जो बैक्टीरिया, वायरस और एनी कैंसर सेल को फाइट करने की शक्ति जो होती है, वो बूस्ट अप होता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है मेरा। तो सर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं। ये जो हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, जो ब्लड जो फ्लो होता है हार्ट से ऊपर नीचे, जो हमारे बदन में ब्लड जो फ्लो होता है, वो भी अच्छी तरह से फ्लो होता है। तो ऑक्सीजन लेवल भी हर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। ये भी एक, मैं मानता हूँ, ऐसे किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना आप ऑक्सीजन लेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे, उतना ही अच्छा ये खराब सेल्स नहीं बनेगा बदन में। ये में तो मेरा मानना है। सर ये योगा और फिटनेस में क्या ऐसा है, मतलब जो रिलेशन है जो योगा और फिटनेस को लेकर, योगा किस तरह फिटनेस को बढ़ावा देते हैं। योगा बढ़ावा फिटनेस को, एक्चुअली योगा का मैकेनिज्म को एक्चुअली हमको पता नहीं योगा किस तरह काम करता है, लेकिन जितना मेरी जानकारी है, योगा जो है, आप ऑक्सीजन जो बदन में जितने, जैसे कि आप लंग ऑक्सीजन नॉर्मली हम ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है। लेकिन आप योगा करते ज़्यादा ऑक्सीजन खींच लेते हैं अंदर, तो सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ में एक तरीका भी होता है योगा का, ब्लड फ्लो को ज़्यादा, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ये कुछ थायराइड के लिए भी योगा होता है, सुना है। तब मैंने पूछा कि क्यों ऐसे, थायराइड के लिए योगा कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह होता है ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो यहाँ पे, ऑक्सीजन लेवल। मुझे इतना तक जानकारी है, बाकी इतना योगा के बारे तो मैं
मैकेनिज्म मैंने किस तरह फिटनेस को बढ़ाता है। सर मैं और एक चीज़ आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हमने देखा कि ये जो सर हमारे खास तौर पे इंडिया में जो ये ब्रेस्ट कैंसर, हाँ ब्रेस्ट कैंसर जो है सर बहुत बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सर मतलब अमोंग लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, लैक्टेटिंग मदर्स में, तो सर ये ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करें कि अर्ली साइंस क्या होता है। उसके बाद सर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर माँ जो लैक्टेटिंग मदर है तो वो ये अगर ब्रेस्ट कैंसर का अगर पेशेंट है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का बावजूद भी वो अपना इन्फान, अपने शिशु को वो जो ब्रेस्ट फेड कर पाएगा, दूध दे पाएगा क्या सर? वो बात में मैं बताऊंगा। अभी जो मैं शुरुआत में जो ना आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और अर्ली साइंस, अर्ली माने शुरुआत, जब कैंसर को अगर एनी कैंसर को शुरुआत में डिटेक्ट किया जाएगा तो दैट इज़ गुड, आराम ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर एडवांस स्टेज में चला जाता केमो रेडियो लेके थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है ट्रीटमेंट। तो ये इसीलिए मैं अर्ली साइन पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। मैंने जो शुरुआत में भी जनरल में बताया था, अभी मैं ब्रेस्ट स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बोलूँगा। देखिए फर्स्ट मैं ये कहूँगा जो मदर जो है कोई है ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड कर, जब बच्चा है ना तो अपने बच्चों को दूध कोई देखा है अपने फिटनेस के रखने के लिए फीडिंग नहीं करता, फीडिंग वो करना छोड़ देती है मदर, बच्चों को दूध दे। तो ये बहुत ये है ख़राब प्रैक्टिस है। क्या होता है कि ऐसे देखा गया है कि जो बच्चा जब सकिंग करता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस बहुत कम होता है। बच्चा जब दूध पीता है, कुछ दूध पीने के जब बच्चा सकिंग करता है तो कुछ अंदर एक्टिवेशन होता है, वो तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब वो देखा गया है कि कैंसर होने का चांसेस बहुत कम है। जो मदर जो बेबी को दूध जो देती है वो पिलाती है, वो बहुत चांसेस कम है। तो ऐसे कहा गया है, किताब में भी लिखा गया है और फाइंडिंग्स भी ऐसे ही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितने भी लैक्टेटिंग मदर है आप ज़रूर ब्रेस्ट फीड कीजिए। अगर कुछ कारणों से आप फीड नहीं कर पाते तो नो प्रॉब्लम ना। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करना चाहता हूँ, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हमने भी सर फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स को देखा कि वे लोग 3 या फिर 2.5 ईयर्स के बाद ब्रेस्ट फेड करना वो छोड़ देते कि उनको डियर व्यूअर्स आप बुरा मत मानिए, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक अवेयरनेस टॉक शो है। उन लोगों का मानना है कि अगर उसका शिशु जो भी बच्चा जो है ज़्यादा ब्रेस्ट फेड करेगा तो उसका ब्रेस्ट जो है वो झूल जाएगा, निकाम की तरह, बूढ़ी की तरह दिखने लग जाएंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है उन लोगों के बीच में। तो बस ये चीज़ को आपने सर क्लैरिफाई किया। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर हरसेल्फ। और आपने बोला अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये अभी स्पेसिफिकली हम जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट कैंसर का कुछ अर्ली साइंस बहुत है यहाँ पे। तो मैं मेनली कुछ मेन चीज़ को मैं बताऊँगा। तो क्या होता है कि ना नंबर 1 पॉइंट, ब्रेस्ट कैंसर जब अर्ली साइन लंप माने एक सॉलिड मास ब्रेस्ट में फील कर पाएगा जरूर, हार्ड ना। अभी ब्रेस्ट बहुत नरम माने सॉफ्ट है। तो कुछ एनी पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में अगर आप हार्ड लंप कहते हैं, सॉलिड मास मिलता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। बायोप्सी, मेमोग्राम, बहुत सारा टेस्ट होता है और स्पेशली बायोप्सी इज़ द फाइनल, बायोप्सी से पता चलता है। तो वो ज़रूर करिए आके, ताकि आपको अर्ली डिटेक्शन करे। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मैरिड वुमेन के साथ होता है या फिर अनमेरिड वाला? अनमेरिड वुमेन भी हो सकता है ये, हाँ। यूजुअली अबव 45 बहुत कॉमन है। बिलो 45 में होता है, वो बात नहीं, यंग एज में भी होता है, लेकिन थोड़ा रेयर है। अबव 45 में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंसिडेंस है। तो आप मैंने पर्स साइन तो बता दिया मैंने। आप लंप, कोई लंप कुछ ये सॉलिड मास मिलता है अंदर, कई जगह हार्डनेस मिलता है, तो ज़रूर आइए। और नंबर 2 ये है साइन है ब्रेस्ट क्या होता है, वो निपल जो है ना, निपल, आपको पता है ना निपल, उन गालों में क्या कहता है उसको? उसिर। नो प्रॉब्लम। अभी क्या कहेंगे, अभी तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना।
तो वो जो है हुसिर जो है निपल जो है चपटा हो जाता है और रिट्रैक्टेड, मतलब ऐसा होता है अंदर की तरफ चला निपल अंदर की तरफ चला जाता है। तो अगर ऐसे मिलता है ज़रूर आइए हॉस्पिटल, ठीक है। प्लेटन हो गया ना, सडनली प्लेटन हो गया, और सडनली मैंने सॉरी प्लेटन आपको दिखाई दिया, मतलब गिरता नहीं है वो, ऐसे ही रहता है और अंदर की तरफ चला गया ना, तो ज़रूर उसको आप ये डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये कि आप एक हम ऑरेंज पिल कहते हैं उसको, ऑरेंज पिल जो है ऑरेंज का जो है जो आकू का होता है ना पिल उंतरा, तो उसमें आप देखेंगे तो गड्ढा गड्ढा छोटा छोटा गड्ढा होता है ना। ब्रेस्ट में अगर ऐसा कहीं अराउंड निपल मिलता है ज़रूर आओ, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ठीक है। ऐसा अगर मिलता है ब्रेस्ट में, अगर छोटा छोटा गड्ढा क्या कहेंगे उसको, हम ऑरेंज पील कहते हैं। ऑरेंज को देखा होगा जब निकालने आँखों का जो है फील जो है छोटा छोटा गड्ढा होता है, तो ना इस टाइप का इस तरह आपको दिखाई देता है यहाँ पे ब्रेस्ट में, ज़रूर आप आइए डॉक्टर से कंसल्टेशन कीजिए। और नंबर 3 पॉइंट देखा है तो ब्रेस्ट निपल से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, कुछ एबनॉर्मल जैसे लाल डिस्चार्ज, कोई नामसे वाला डिस्चार्ज ना, क्योंकि दूध जब ब्रेस्ट लैक्टेटिंग मादर में तो हो सकता है दूध निकलते, लेकिन कोई नॉन लैक्टेटिंग मादर है तो अगर उसमें डिस्चार्ज निकलता है यहाँ से कुछ चीज़ें ब्लड टाइप मिक्स निकल रहा है तो ज़रूर आना है, वेरी इंपॉर्टेंट साइन। आप ज़रूर हॉस्पिटल आइए, चेक करवाइए। और नंबर 4 वो तो कलर चेंज मैंने बता दिया था, वो जो निपल अगर एनी कलर चेंज इन द ब्रेस्ट है ना, और निपल अगर ब्राउन हो गया, कुछ रेड हो गया तो ज़रूर आना है। कलर चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसका ये के लिए अर्ली साइन के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट ना ये स्केलिंग हो जाता है, स्केलिंग कभी कभी हाथ में नहीं होता है, ऐसे क्या कहते हैं फिर अपिन पुंगना मई अपिन पुंगना उसमें ब्रेस्ट में अगर होता है तो ज़रूर आना है, मिलना है डॉक्टर से। तो अर्ली साइन है वो सब, तो ये सब बहुत अर्ली साइन, ये इम्पोर्टेंट अर्ली साइन है, आप लोग जैसे भी दिमाग में रखना है। डॉक्टर से मिलना, ऐसे अनदेखी नहीं करना है, एडवांस स्टेज तक आने नहीं देना है। तो मैं तो लास्ट ये कहूँगा कि ब्रेस्ट अर्ली साइन के बारे, एनी अनयूजुअल चेंज इन द ब्रेस्ट आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, वही। तो सर हम कंक्लूजन में आते हैं बहुत, उसके बाद मैंने भी काफ़ी समय आपके ले लें। तो सर मैं एक चीज़ में जानना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस जो है, आजकल का लाइफ तो हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे, तो सर स्ट्रेस भी एक कैंसर का कारण बन सकता है? हाँ, ये भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि आप जब हमेशा लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ आप जीता है तो स्ट्रेस के साथ आप जीता है तो क्या होता है, हमारा वही है मैंने जो पहले बोला, उल्टा जो फिटनेस का उल्टा होता है ना, तो आपका इम्यूनिटी बहुत डाउन होता है। और कुछ अंदर बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, तो वो जो मैकेनिज्म जो है एबनॉर्मल सेल्स को मार देता है। बदन अगर एबनॉर्मल सेल्स अगर कहीं जनरेट होने जा रहा, पैदा होने जा रहा है तो मार देता है वो मैकेनिज्म। स्ट्रेसफुल लाइफ वो मैकेनिज्म को ख़त्म कर देता है, तो कैंसर सेल्स बढ़ने का चांस बहुत होता है। तो ये फिटनेस का अपोजिट होता है। सर इसी में आप एड ऑन करके बता दीजिए कैंसर एंड स्पिरिचुअलिटी का। वो भी कैंसर एंड स्पिरिचुअलिटी ना, ये तो हाँ, ये एक्चुअली ये है साइकोलॉजिकल रिलेशन है, ये तो जस्ट स्पिरिचुअलिटी कैंसर को कॉज करता है वो बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, कोई कैंसर हो जाता है तो वो सोचता है कि भगवान ने मुझे ऐसे कर दिया कि मुझे तकलीफ में तो इस तरह मतलब लाइफ को दे दिया कि मैं अभी कैंसर हो गया, तो ऐसे सोच के पेशेंट बिलीव करना छोड़ देता है भगवान के ऊपर ना। आप सब देखा भगवान के बिलीव नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब कैंसर पेशेंट छोड़ देता है, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज हो ये हो कैंसर होने की वजह से मैं मर जाऊंगा ये सोच के। एक्चुअली ऐसा है, मैंने देखा कैंसर पेशेंट्स ने मैक्सिमम डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैंसर होने के बाद हर कोई डिप्रेशन में रह जाता कि मैं मरने जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, हाँ वो तो होगा ही, लेकिन जो कैंसर पेशेंट कोई होता है इतना फुर्ती में, मतलब हाँ लाइफ जितना मैं जी सके जीऊँगा ये सोच के जो रहता है ना, उसका लाइफ थोड़ा बढ़ता है। क्योंकि जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो कैंसर सेल्स को जो
प्री स्ट्रेस जो लाइफ होता है, जो कैंसर सेल्स ग्रो करना थोड़ा कम होता है, हमको लगता है ऐसे, किताब में तो लिखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं अब तक, लेकिन डिप्रेशन में चले जाए, जो डिप्रेशन में चला जाता है देखा गया कि जल्दी मर जाता है, और जो आउट ऑफ डिप्रेशन होता है बहुत सालों तक रहता है। ऐसा भी देखा भी है, सुना भी है मैंने। थैंक यू सो मच सर। और सर आप अपने तरफ से बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन, आप व्यूअर्स को हम दोनों ने जितने भी टॉपिक के ऊपर बात किए हैं, इसके ऊपर आप कुछ ऐड ऑन करके आप हमारे समाज में कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं इतने कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्लीज़ आप लोग स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, और अगर करना ही है तो बाहर जाके कहीं कीजिए, फैमिली को इफेक्ट ना करें। और एनी अर्ली साइंस अगर मैंने जो बोला उसको नोट करके दिमाग में रख लीजिए, और रखने के बाद अगर एनी साइंस आपको मिलते हैं, कुछ अगर कोई एक साइन मिलता है, 2 साइन मिलते हैं, तो ज़रूर डॉक्टर के पास आइए, मिलिए। तो यही मेरा मैसेज है, आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू श्री भागे काम से, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, थैंक यू। तो डियर व्यूअर्स, ये था हम आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। हमारे बीच था श्री डॉक्टर गैदो कमजी जी, जो कि EMO कम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर HMIS वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ आज के जितने भी कन्वर्सेशन है आप सभी तक लाभदायक होंगे, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे, और आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस।